हेलो दोस्तों, आज हम जो है कुछ मिक्सचर क्वेश्चन लेकर आए हैं। कहने का मतलब इसमें जो है साइंस भी है, इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं जो अभी हाल ही में जो है ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और थोड़ा पुराने भी हो गए हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हैं। तो आज जो है आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप जो है इसको पूरा देखिए जिससे, और इसको सब्सक्राइब भी करिएगा बाद में, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुँचा सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो है हम वीडियो जो है जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं आपको इसमें एक एक करके दिखाते हैं बढ़िया, जिससे आपको कंफर्म हो जाए और एग्ज़ाम में आपको इससे यूज हो, आपको इसका आप इसको यूज कर सकें सही ढंग से। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ हम लोग कि जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल करण सिंह थे और अंतिम जो है सत्यपाल मलिक थे। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनता है कि वहाँ जो है जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कौन थे, तो करण सिंह थे या करण सिंह कह सकते हैं। और अंतिम राज्यपाल कौन थे, तो ये थे सत्यपाल मलिक। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि जो है इसमें पहले राज्यपाल जो थे सत्यपाल मलिक थे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आगे देखेंगे हम लोग। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री जो थे मेहर चंद महाजन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 में जो है उसका जो है संघ शासित प्रदेश में बढ़ गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, इसलिए वो बहुत चर्चा में रहा है जम्मू कश्मीर, इसलिए इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की जो है अंतिम मुख्यमंत्री जो थी वो महबूबा मुफ्ती थी। ये तो हो गया क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि अंतिम जो मुख्यमंत्री थी वो महिला थी कि पुरुष थे, तो यहाँ मुख्यमंत्री जो अंतिम हैं वो महिला थी और ये महबूबा मुफ्ती थी। तो इस तरीके जो है यहाँ से अंतिम मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो महबूबा मुफ्ती थी। और इस तरीके से देखेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और इस वर्तमान समय में अभी जो है ये मनोज सिन्हा है, लेकिन प्रथम कौन थे उपराज्यपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लद्दाख के प्रथम तथा वर्तमान उपराज्यपाल जो हैं वो आर के माथुर हैं। कहने का मतलब है कि लद्दाख के जो हैं प्रथम और वर्तमान समय में भी अभी कार्यरत हैं ये आर के माथुर पहले उपराज्यपाल हैं। और वर्तमान समय में भारत में कुल जो है 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है वर्तमान में भारत में, ये है 25। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है श्रीनगर है। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान देने वाली है। और अगर देखेंगे शीतकालीन राजधानी जो है जम्मू है। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ा कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप याद रखे रहना इसको। लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो लेह है। यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। और जो है अगर शीतकालीन राजधानी पूछ जाएगा लद्दाख का तो कारगिल है। आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा देख करके। और यहाँ देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन जो है हम लोग, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है वो अमरावती में, कहाँ है, अमरावती में, जो 1 जनवरी 2019 से पुनः स्थापित हुआ है। कहने का मतलब यहाँ जो कार्यालय है वो 1 जनवरी 2019 से शुरू हो गया है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है हैदराबाद में है और यह 1 जनवरी 2019 से जो है पुनः स्थापित हुआ है। तो कहने का मतलब है हैदराबाद और जो अभी अमरावती दोनों को बताए एक ही डेट को जो है स्थापित किए गए हैं। आपको इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ ये हाई कोर्ट स्थित है इसका। और यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा में चुने जाने वाले 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे उस शक्ति को अब रद्द कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अब जो एंग्लो इंडियन जो चुने जाते थे 2 व्यक्तियों को लोकसभा में, अब नहीं चुने जाएंगे। और किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, या 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया है। और इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है जो SC और ST की जो सदस्य संख्या थी उनको भी 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब है कि 2030 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 104वें संविधान संशोधन द्वारा ही किया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वैश्विक स्तर पर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत भारत
भारत का 12वां जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है ये जेई में। तो सॉरी जो है ये पूछा जा चुका है, हाँ इसमें पूछा जा चुका है ये। और जो है इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो 12वां बायोस्फीयर रिजर्व जो वैश्विक स्तर पर घोषित किया गया है वो किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, और उसका नाम क्या है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। चौथा है 12वां है। और इस तरीका इसको कौन देता है दर्जा, तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को इस तरीका से संगठन है जो इस चीज़ को ज़्यादा जो है मान्यता वगैरह देता है। अगला देखेंगे, भारत में कुल मान्यता प्राप्त जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व में। कहने का मतलब है 18, भारत में 18 है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो दर्जा मिला है वो सिर्फ 12 को ही मिला है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वैश्विक स्तर पर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत स्पेन कौन सा देश है। स्पेन देश में कुल 48 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं 48 हैं, वो कहाँ हैं, स्पेन देश में है। अगला देखेंगे हम लोग, 2021 में भारत का 51वां टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु का श्रीविल्लिबुथूर मेघामलाई है, जिससे भारत में जो है 51 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में, 51। और इसमें कौन सा नया शामिल हुआ है, श्रीविल्लिबुथूर मेघामलाई। और ये कहाँ, किस राज्य के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु में रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, नया नया बना है। विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त कुल कितने बीच हैं, 8 हैं। 2 दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि जिससे क्या हो, समुद्र तट जो है स्वच्छ होते हैं और उनको दर्जा दिया जाता है एक, जिससे जो हो वहाँ पर्यटक आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी उस देश को जो है कंट्री को ज़्यादा ज़्यादा उससे धनराशि मिले पर्यटकों से। इस तरीक़े से इम्पोर्टेंट होता है किसी देश के लिए यह। विश्व में सर्वाधिक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त देश जो है वो स्पेन है, जहाँ जो है 578 समुद्री बीच हैं। ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है स्पेन देश में। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। डेनमार्क की संस्था जो है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है, ये क्या करती है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस चीज़ की संस्था है, डेनमार्क की। नाम क्या है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और क्या दर्जा देती है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। एक प्रकार का झंडा होता है ब्लू कलर का, उसको लगाया जाता है और वो दर्जा दिया जाता है, लिस्टेड किया जाता है जो है किसी भी देश के बीचों को, समुद्र तट को। जितने भी स्वस्थ होंगे उतने स्वच्छ होंगे उतने जो दर्जा दिया जाएगा उसको। भारत में कुल 38 विश्व विरासत स्थल हैं। कितने स्थल हैं, 38। खैर टेंटेटिव में तो है 48 हैं इस समय। टेंटेटिव में मतलब संभावित सूची होती है, टेंटेटिव जो संभावित सूची होती है वो 48 होती है, 48 है। लेकिन जो अगर कहेंगे जो इसको शामिल भी कर लिया गया है वो 38 हैं कुल। कहने का मतलब ये अभी शामिल नहीं हुई हैं, यानी लिस्टेड किया गया है लेकिन अभी पूर्णतः शामिल नहीं किया गया है, इसलिए 48 हैं। लेकिन अगर कहा जाएगा जिसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, वो 38 हैं। और उसमें से कहा जाएगा कि विश्व विरासत के तहत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हैं कितने साइट हैं, तो हैं 30। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 38 ना देकर पूछा जाता है। सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल जो है भारत में कितने हैं, तो 30 हैं। और प्राकृतिक कितने हैं, 7 हैं। प्राकृतिक का मतलब इसमें जंगल होगा, कोई इस तरीके से कोई प्राकृतिक चीज़ें होंगी, मानव द्वारा निर्मित नहीं होंगी। मिश्रित, एक मिश्रित है जो सिक्किम में है। तो इस तरीके से जो है एकमात्र जो है मिश्रित है, मतलब वहाँ ऐतिहासिक भी चीज़ें होंगी जो बनाई गई होंगी आदमी द्वारा, और जो है प्राकृतिक भी होंगे, जंगल वगैरह भी होंगे। इस तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेना। सहायक सूची में जो है 48 हैं, क्योंकि अभी कुछ को अभी हाल ही में शामिल किया गया है, इसलिए ये भी संभावित सूची जो है इसको भी याद कर लेना आप लोग। और देखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल किस देश में है, इटली में है और चीन में। दोनों में जो है 55 जो हैं दोनों देशों में हैं, जो किसी भी देश में विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। भारत में जो है 104 नेशनल पार्क हैं, अर्थात इसे राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है हिंदी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। भारत में कुल जो है 566 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं 566 हैं। आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं
कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए यहाँ जो है, क्योंकि वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व है, अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसको सही 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा ये जो है क्वेश्चन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है? चीन करता है यानी चाइना करता है। दूसरा कौन करता है? अमेरिका करता है यानी यूएसए करता है। तीसरा कौन करता है? यूरोपीय यूनियन करता है। और चौथा कौन कर देता है? भारत करता है। अगर देश के संदर्भ में देखा जाएगा तो भारत तीसरे नंबर पर, लेकिन अगर यूरोपीय यूनियन को शामिल कर लिया जाता है तो भारत का स्थान जो है चौथा स्थान है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन जो है, कई बार ये पूछा जा चुका है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है? SO2 का उत्सर्जन कौन करता है? भारत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे EHDI भी कहा जाता है, ये जो है नॉर्वे देश का है। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है नॉर्वे देश का है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब जो है वहाँ की मानव जो रहन सहन है, वहाँ की शिक्षा जो है, वहाँ का स्वास्थ्य जो है बहुत ही बेहतर है, इसलिए इस तरीके से जो है दर्जा दिया जाता है देशों को। कुछ पैरामीटर हैं उसी के हिसाब से। भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 131वां है, जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है। और एशिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला जो देश है वो हांगकांग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, विश्व का पूछा जाता है लेकिन एशिया का भी कभी कभी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व में सबसे ज़्यादा खुशहाली वाला देश जो है फिनलैंड है, यानी कि यहाँ खुशहाल हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा हैं। ये फिनलैंड है। 2017 से लगभग लगभग ये हर बार आ रहा है अभी जो नंबर 1 पर। दूसरा डेनमार्क है। दूसरा कौन है? डेनमार्क। कभी कभी दूसरा पूछ लेते हैं। भारत का स्थान कौन सा है? 144वां है। और आगे देखेंगे हम लोग, वैश्विक भुखमरी को जो है दूर करने के लिए जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार का संगठन है ये। ऐसे 2020 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है और भुखमरी को दूर करने के लिए वैश्विक स्तर पर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो रोम यानी इटली में है। रोम जो है इटली में है, और 1961 में यहाँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो है स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास जो है पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। महबूब उल हक ने, अर्थात किसी जगह जो है अर्थशास्त्री जो हमारे यहाँ के अमर्त्य सेन में उनका भी जिक्र किया जाता है, लेकिन अक्सर जो है इस तरीके से पूछा जाता है, अगर उनका नाम नहीं है तो महबूब उल हक को ही हम लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जो है भारतीय अमेरिकी यानी भारतीय मूल के जो हैं अमेरिकी व्यक्ति जो है अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। और उनके कार्य गरीबी उन्मूलन के लिए, यानी उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए जो वैश्विक स्तर पर कार्य किया है उसके लिए जो 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज उनको अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। और इनके साथ ही इनके पत्नी जो है स्टेट डफलो जो थी उनको भी दिया गया है, और मिचेल क्रेमर थे अमेरिका को, उनको भी, यानी 3 लोगों को जो है दिया गया है। अभिजीत बनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अगले कई सालों तक पूछा जाएगा क्वेश्चन ये। भारत में वर्तमान समय में जो कुल 42 वेटलैंड हैं, यानी रामसार साइट हैं। इन्हें वेटलैंड कहा जाता है या रामसार साइट कहा जाता है। और कुल 42 हैं वेटलैंड या रामसार साइट का मतलब है कि दलदली भूमि होती है, ये दलदली भूमि होती है, पानी और मिट्टी का जो है मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, वो दलदली भूमि होती है, तो इसलिए इसे वेटलैंड कहा जाता है। और रामसार जो है 1971 में 2 फरवरी 1971 में जो है एक समझौता हुआ था यूनेस्को और कई देशों के साथ मिलकर के, उसी को इसको आर्द्र भूमि या जो है इसको आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। इनको संरक्षण करने के लिए जो समझौता हुआ था उसी को कहा जाता है रामसार साइट कन्वेंशन, उसी के तहत जो है ऐसा किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनेस्को की स्थापना जो कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस में। तो यूनेस्को जो है ये जो है दर्जा देती है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है, इसको हमको जानना क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज़्यादा शेर जो है कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। और भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। गुजरात राज्य में कहाँ पाए जाते हैं? गिर अभ्यारण्य। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत हाईलाइट है, कई बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है गिर अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। और यहाँ का क्या किस लिए प्रसिद्ध है? लायन के लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए जो है कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हाल ही के सर्वेक्षण में ये जारी हुआ है कि सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा जो है बाघ
जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। यानी बाघ भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। कभी कभी पहला ना पूछकर दूसरा पूछ लेते हैं, इसलिए हमको दोनों जानना है। और जो है इसके बाद जो है हम लोग जो है आगे देखेंगे। थोड़ा इधर डिस्टर्ब हो गया है, आपको दिखाते हैं जो है आगे क्वेश्चन जो है। सबसे ज़्यादा हाथी जो है कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है कहाँ है, किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से? वो मध्य प्रदेश में। अगर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पूछा जाएगा तो मिजोरम देश में है, मिजोरम राज्य में है, सॉरी मिजोरम राज्य में है। तो अगर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पूछा जाए तो मिजोरम में है, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। किसी चालक का चालकत्व का प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है किसी चालक का चालकत्व तो का प्रतिरोध जो होता है उसी को कहा, किसी चालक का चालकत्व जो होता है उसका प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। कहने का मतलब है चालकत्व बराबर क्या होता है? चालकत्व बराबर जो होता है, चालकत्व बराबर जो होता है उसके प्रतिरोध का उल्टा होता है। कहने का मतलब ये कि चालक का चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी इसका व्युत्क्रम होता है। तो हमने देख लिया इस तरीके से, अगर प्रतिरोध दिया है तो चालकत्व हम निकाल सकते हैं। चालकत्व हम निकाल सकते हैं कि उसमें चलने की जो है किसी विद्युत धारा की चलने की क्षमता कितनी है। कहने का मतलब यहाँ से अगर हम मात्रक निकालेंगे तो इसको जो है ओम होता है इसका, तो 1/, क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। और ओम को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। और ओम इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं? सीमेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंज। और ओम इनवर्स को ही क्या कहते हैं? महो कहा जाता है। कहने का मतलब है कि चालकत्व का मात्रक क्या है? चालकत्व का मात्रक सीमेंज है, और चालकत्व का मात्रक महो है, और चालकत्व मात्रक क्या है? ओम इनवर्स है। चालकत्व का मात्रक 1/ओम है। कहने का मतलब आपको जानना है कि इसका मात्रक इतना होता है। आपको ये चारों बातें जो है ध्यान से रखना है कि पूछा जा सकता है कि इसका मात्रक क्या है, या एक सीमेंज बराबर कितना होता है, या एक महो बराबर कितना होता है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। और चालकत्व से मतलब है किसी चालक में चालकता कितनी है। इस तरीके से जो है आप समझ गए होंगे, साइंस का क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट है। LED इसे कहा जाता है लाइटिंग एमिटिंग डायोड, और जो बल्ब होता है, और ये बहुत कम ही विद्युत खर्च करता है। प्रकाश उत्पादक के रूप में जो है इसमें क्या यूज किया जाता है? गैलियम आर्सेनाइड। जैसे जो है पहले वाले बल्बों में जो है जो पीला प्रकाश देते थे उसमें टंगस्टन यूज किया जाता था, उस तरीका जो है इसमें लाइटिंग एमिटिंग डायोड बल्ब में जो है गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है प्रकाश उत्पादक के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले जो है एग्जामों में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साइंस का है, किसी चालक तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे कहने का मतलब ये है कि चालक का तार जो है इतना है, अगर मान लो ये n लंबा है, अगर हम इसको सॉरी इसमें जो है आपको बता दें कि ये l लंबाई का है, अगर हम कह दें कि इसे n गुना बढ़ा दिया जाए, कहने का मतलब हम कह दें n गुना बढ़ा दिया जाए इसको, कहने का मतलब इसको और लंबा कर दिया हमने। क्या कहा? पहले छोटा था, अब इसको और लंबा कर दिया। इसको मतलब मान लो n गुना बढ़ा दिया गया, मान लो इतना इतना इसका 2 गुना हो गया, कहने मतलब n गुना हो गया। अब इसे हम कहेंगे इसका नया प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध था R, और इसका प्रतिरोध मान लें कि R1 है मान लो। तो इस तरीक़े से इसका प्रतिरोध तो R है, इसका प्रतिरोध कितना है? R1 है। तो R1 को जो हमको इसके पदों में लाना है, तो हम कहेंगे कि R1 का जो प्रतिरोध होगा वो होगा R और n का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है n का कितने गुना बढ़ाया गया है उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा मान जो है आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया कि जो है कोई चालक तार है वो n लंबा है, और उसका जो है उसका कितने गुना बढ़ाया गया? 2 गुना। तो कितने गुना बढ़ाया गया? यहाँ n का मान गुना से है, 2 गुना बढ़ा दिया गया। और हम इसी सूत्र में R1 कितना हो जाएगा, नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी R1 कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे? R तो R ही है, और हम n के स्थान पे 2 रख देंगे, और 2 की घात 2 है,
2 दूना 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा R1 जो कितना आ गया है, यानी R और 4। कहने का मतलब 4R, इसको हम क्या कर सकते हैं, 4R पढ़ सकते हैं, 4R। कहने का मतलब है कि पहले का कितने गुना हो गया, 4 गुना। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इसको। तो इस तरीके से पहले जो है आर प्रतिरोध था, यल लंबाई थी, और उसका जो है हमने यन गुना कर दिया, उसको बढ़ा दिया, और उसको जो है फिर उसका हमने ये सूत्र लगा दिया, और आप डायरेक्ट जल्दी से इसका मान बता सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। आप चाहे बटे में दे, चाहे जिस तरीके से दे, आप इसको सही से अगर समझ जाएंगे, 2-3 बार देखेंगे इसको, आप समझ जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोनाजाइट, आप ये मत सोचिएगा कि ये न्यूमेरिकल है, नहीं आएगा। अक्सर इस समय जो है कंपटीशन ज़्यादा हो गया है तो न्यूमेरिकल ही पूछ लिए जाते हैं। जो इसमें आप सब चीज़ देखिए, जो थ्योरी भी देखिए, न्यूमेरिकल भी देखिए। मोनाजाइट बालू जो है थोरियम का अयस्क है। कहने का मतलब जो मोनाजाइट क्या है, एक अयस्क है, और बालू है एक प्रकार की। इसमें जो है थोरियम नामक जो है रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है। कहने का मतलब है भारत में बहुत सारा जो है थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में, विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, केरल के जो बालू होती है, केरल में बालू होती है मोनाजाइट नामक, उसी में पाया जाता है। और हम बताते चलें कि झारखंड में जो है, झारखंड में जादूगोड़ा नामक स्थान पर, झारखंड में जो है जादूगोड़ा नामक स्थान पर जो है वहाँ कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, जादूगोड़ा। तो इस तरीके से जादूगोड़ा नामक स्थान झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। और जो है केरल में जो मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। ये सभी क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व उन्हें कहते हैं जो विघटन के बाद अल्फा बीटा गामा किरणें क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, और उनका क्षय होता रहता है। उन्हें क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और उनका यूज क्या कर सकते हैं, उनका यूज जो परमाणु रिएक्टर में या परमाणु बम वगैरह बनाने में कर सकते हैं। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। कहने का मतलब है अगर चालक है उसका हमने ताप बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब उसमें धारा बहेगी तो उसमें रुकावट बहुत ज़्यादा आएगी, और जब उसमें रुकावट आएगी तो कहने का मतलब उसका चालकता क्या हो जाएगी, चालकता उसकी घट जाएगी। कहने का मतलब है कि जब प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी तो उसकी चालकता जो है, उसमें बहने की जो गति है, जो उसमें विद्युत धारा बह रही है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बढ़ेगा, चालकता क्या हो जाएगा, ताप बढ़ेगा। जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका चालकता क्या हो जाएगी, चालकता जो है इसकी घट जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर चालक का जो है प्रतिरोध तो बढ़ता है, लेकिन चालकता क्या होती है, घट जाती है। वहीं हम बात करेंगे जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक या हम कह दें विद्युत अपघट्ट है। विद्युत अपघट्ट का मतलब जैसे मान लो नमक का विलयन हमने घोल दिया पानी में तो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। तो अर्धचालक हो गया, विद्युत अपघट्ट हम कह दें। तो इस तरीके से अगर विद्युत अपघट्ट है या अर्धचालक है, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रतिरोध कम हो जाएगा। कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही इसमें क्या हो जाता है, आर का मान जो होता है कम हो जाता है। हमने जो धातु में देखा, धातु में क्या होता था, बढ़ता था, लेकिन इसमें उसी का उल्टा हो रहा है। और जब प्रतिरोध कम हो रहा है, जाहिर सी बात है इसमें जो है धारा का मान जो हो जाएगा, ज़्यादा तेज प्रवाह होगा। इस तरीके से इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ दो चीज़ ध्यान देखना है। अगर हम चालक है उसका तापमान बढ़ा रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसमें प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता क्या हो जाएगी, चालकता उसमें जो है कम हो जाएगी। और इसी तरीक़े से अगर अर्धचालक है या विद्युत अपघट्ट है, उसको टेम्परेचर हम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उसमें जो है प्रतिरोध कम हो जाएगा। इस तरीके से चालकता उसकी बढ़ जाएगी। तीनों चीज़ आप याद रखना, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको जो है इस तरीके से 6-7 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे देखने को। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो है यहाँ भी समझ में आया होगा। तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल जो हैं ESL नरसिम्हन थे। कहने का मतलब तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ESL नरसिम्हन थे। आप इसको पुराना हो गया ये मत सोचना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो राज्य बना था, सबसे नवीन राज्य बना था, इसलिए वो चर्चा में है। आप उसको याद करिएगा। तेलंगाना की प्रथम और वर्तमान महिला राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सुंदरराजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेना, जरूर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। के चंद्रशेखर तेलंगाना के प्रथम और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये TRS पार्टी से हैं।
तो ये चंद्रशेखर जो हैं प्रथम कहने मतलब प्रथम बार जब 2014 में बना था तब भी थे, और वर्तमान समय में भी ये जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? TRS पार्टी से हैं। और आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, तेलंगाना की स्थापना आप लोग जानते भी हैं, लेकिन जान लीजिए 2 जून 2014 को जो है ये आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर इसको तेलंगाना राज्य का दर्जा जो है दिया गया था। आपसे पूछ सकते हैं किस राज्य से बटा था, तो ये आंध्र प्रदेश से बटा था। और तेलंगाना के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TV राधाकृष्णन हैं। कहने का मतलब है तेलंगाना के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राधाकृष्णन, TV राधाकृष्णन थे। आगे देखेंगे हम लोग, तेलंगाना की प्रथम महिला न्यायाधीश, महिला जो न्यायाधीश थी उनका नाम था हिमा कोहली, जो वर्तमान में तेलंगाना की जो हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत भी हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे, दादर नागर हवेली और दमन दीव उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन है। कहने का मतलब इसका अधिकार क्षेत्र जो है जहाँ इसकी सुनवाई की जाती है और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत इसका जो है अधिकार क्षेत्र आता है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, हम आशा करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन जो है ढूंढ कर आपको बताया है कि यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। और आप एग्ज़ाम देना, आप इसको पढ़ना, आप जो है बाद में एग्ज़ाम देना तो बताना कि हमको जो है इसमें पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, आपको ऐसा लगेगा जो है अच्छा लगेगा। आप हमारे वीडियो को जो है देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो जो है ला सकें। अगले वीडियो तक आपको बहुत बहुत थैंक, हम फिर मिलेंगे।